आज हम डिस्कशन करेंगे अपने सीस्मिक कंसल्टेंट के साथ, जो हम लोग के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एक्सपर्ट हैं और हमारा जितना भी अर्थक्वेक पे काम होता है उसमें हमारी एक्सपर्ट वॉइस है हम लोग की टीम में, मिस्टर विजय लोकेश सिंह। ये एनडीए में हम लोग के साथ अभी कुछ दिन पहले से आए हुए हैं। तो सबसे पहले विजय, आप ज़रा बताइए अपने बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे इस वर्ल्ड में आए हैं। सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक करी 2013 में नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स करी आईआईटी रुड़की से 2013 में। उसके बाद मैंने कुछ साल टीचिंग और इंडस्ट्री को दिए हैं। 12 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है। 6 साल मैंने टीचिंग करी है, सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाया है। और फिर उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग की सेवाएं दी हैं, जहाँ पे हम बिल्डिंग्स का डिज़ाइन करते थे। और जैसे अभी जो मेरे लास्ट प्रोजेक्ट्स रहे हैं कुछ 2-3 साल के, वो भारत में इस समय जो भी रेलवे स्टेशंस हैं उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, एक्चुअली मेजर रेलवे स्टेशंस का। तो वहाँ पर एक जो डिज़ाइन रिलेटेड जो ट्रैक के दोनों साइड बिल्डिंग्स बननी है उनका रिव्यू के लिए डिज़ाइंस हमारी कंपनी के पास आते थे। तो वो हमने उसमें दो साल सेवाएं दी हैं। अच्छा, तो मतलब आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल डिज़ाइन का एक्सपीरियंस भी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए एनडीएमए में हम लोग के जो भी प्रोग्राम्स अब बनाए जा रहे हैं उसमें आपकी काफ़ी अच्छे इनपुट्स होते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। तो आप हमें ये बताइए कि जो डिज़ाइन में आपने देखा, रेलवे स्टेशन हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे और बड़े शहर हों, छोटे शहर हों, उसमें डिज़ाइन में क्या कमियां दिखी हैं आपको, शॉर्ट कमिंग्स? सर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में, एक तो सर जो सबसे बड़ी कमी फ़िलहाल इंडस्ट्री में है वो है सर एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर्स की बहुत मात्रा में कमी है। जैसे पहले अगर अपना पिछला 5-7 साल रिवाइज करूं तो उस समय मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 12 से 13 कॉलेजों में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले? आज से 6 साल पहले सर, 2018 तक 12-13 कॉलेज में 2-2 सेक्शंस चलते थे। आज की तारीख में उन 12 में से किसी भी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती है। कोर सिविल इंजीनियरिंग के प्रति जो और इसमें केवल सिविल ही नहीं, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यही लगभग सेम सिचुएशन है। तो अगर जो मार्केट में सिविल इंजीनियर्स की बहुत भारी कमी, और स्पेशली जो सिविल इंजीनियर्स निकल भी रहे हैं अलग अलग कोनों से भारत के, उसमें साइट पर कोई नहीं जाना चाहता है। साइट रिलेटेड इश्यूज मतलब मार्गदर्शन देने के लिए लोग नहीं है। लोगों को डेस्क जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है। डेस्क जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दूसरा जो हमारे डिज़ाइन में कोड जो अभी लोग हैं भी, उनमें कोड को केवल फॉर्मूला पढ़ के डिज़ाइन करने का प्रचलन है कि हाँ ठीक है, कोड को फॉर्मूला को समझना, क्यों वो चीज़ दी गई है। एक इंजीनियर का काम होता है कि हमें उस कोड का, उसके पीछे फॉर्मूले के पीछे की गई मेहनत को भी समझना होता है कि बिल्डिंग की में अगर भूकंप आएगा तो हमें ऐसे कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने होते हैं जो हमारे कोड में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, सबकी, जिसके लिए एक कोई तय मापदंड नहीं है। उसके लिए आपको आपका जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं, वही यूज़ करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो केवल कोड में फॉर्मूले पढ़ना और उनको इम्प्लीमेंट करने से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हमें कोड के पीछे की करी गई मेहनत को भी समझना होता है एज अ इंजीनियर। तो ये बताइए कि हमारी जितनी आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, यस सर, और जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, यस सर, ये जब डिज़ाइन बनाते हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ही बनाते होंगे सर। जो भी इस समय आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं जिनके पास मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शंस का काम है, वो कोड्स को फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब मैंने एक बिल्डिंग का डिज़ाइन करके किसी, मान लीजिए आप ओनर हैं, आपको दे दिया, आपको महसूस होगा कि यार इसमें तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। डिज़ाइन का मतलब होता है आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं डिज़ाइन का। अगर मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं, डिज़ाइन मतलब आपको आपके बिल्डिंग के कॉलम्स के साइज़ पता चलते हैं, प्लस उस कॉलम या और बीम में जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं और उसमें लगने वाले सरिये की मात्रा कितनी होगी, कितना टन स्टील उसमें यूज़ होगा। स्टील ही वो फैक्टर है जो कॉस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, तो कॉस्ट इफेक्ट हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि हमने तो डिज़ाइन करके दे दिया, अच्छा
कि इतना स्टील आपका लगेगा, लेकिन वो चाहता है कि नहीं 100 टन स्टील नहीं यार, इसको 60 कर दो। वहीं से पूरा खेल बिगड़ जाता है सर। अगर आप 100 टन, अगर कोड कह रहा है कि 100 टन स्टील लगेगा, आपने उसमें 80 टन लगा दिया, 60 टन लगा दिया, तो आप बेसिकली उसको भूकंप रोधी नहीं बना रहे हो। भूकंप रोधी बनाने के लिए 100 टन स्टील कोड के अनुसार जो निकल के आई है क्वांटिटी, लेकिन आपका 100 टन स्टील में और 60 टन स्टील लगाने में आपकी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आ जाएगा। तो कॉस्टिंग के कारण लोग, ये बहुत बड़ा फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। लोग बचते हैं कि नहीं, पैसा बचाने के लिए उस चक्कर में वो भूकंप रोधी भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा। तो आपने फील्ड पे इतना काम किया है, आपकी समझ से जो जैसे अब नए लोग अपना घर बना रहे हैं, कोई 1 स्टोरी बना रहा है, कोई 2 स्टोरी, जोन 4 में, जोन 5 में, तो उन लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए? क्या चीज़ करे एनडीएमए या स्टेट गवर्नमेंट्स कि हम लोग कैसे लोगों को प्रोत्साहित करें और कैसे समझाया जाए आसानी से कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, ना कि आपके घाटे की? सर, इसमें एक तो जागरूकता हमें लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हम ऐसे एनडीएमए टीम, अगर हम लोगों के पास जाएं, स्कूलों में जाएं, हम लोगों के गाँव में पहुँच के उनकी पंचायत को जमा करके, गांव के प्रधान से बात करके, लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताएं भूकंप से होने वाले रिस्क को उन्हें समझाएं कितना रिस्क है। अभी तो आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, और भूकंप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ऐसा इवेंट जल्दी नहीं आता। अगर हम अपने पिछले 20-30 साल को रिवाइज़ करें तो हमें सिर्फ भुज का नाम याद में आता है कि हाँ, भुज में भूकंप आया था। तो लोगों में एक डर जो होना चाहिए, लोगों असल में डर तब आएगा जब उन्हें पता हो कि असल में अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आज दिल्ली एनसीआर जैसे रीजन में आ जाए तो उससे क्या भयंकर तबाही मचने वाली है, उस रिस्क को कोई फील ही नहीं करता। असल में हम इंजीनियर्स हैं, हमें पता है, हमने बिल्डिंग्स देखी हैं कि 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बहुत दयनीय स्थिति में है। जब तक बिल्डिंग खड़ी है, अगर थोड़ा भी झटका उस बिल्डिंग को दे दिया गया तो वो सीधा धड़ाम से नीचे आएगी। तो हमें अपने घरों को रेट्रोफिट करने की आवश्यकता है। भारत में लगभग 80% कंस्ट्रक्शन जो है वो नॉन इंजीनियर्ड और मैसनरी है। मैसनरी मतलब जो ईंटों से बने हुए जो हमारे मकान हैं, इनमें सबसे अधिक रिस्क है। और ये सब अनइंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग या भूकंप रोधी लेटरल जो भूकंप से लगने वाला जो लेटरल फोर्स है, उससे लगने के उससे बचने के लिए जो बिल्डिंग में प्रोविजंस होने चाहिए थे, वो प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन आई गेस यही है कि भाई अपनी बिल्डिंग जो आपकी खड़ी है तो उसको तो आप चांस पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो आप आज के बाद से बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कंजूसी ना करें। जितना स्टील आपको कोड के हिसाब से बताया जा रहा है उतना लगाइए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और आगे जाके आप अगर अपना घर बेचेंगे तो आप कह सकेंगे कि हमारे यहाँ देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, तो और अच्छा बिकेगा आपका घर। बिल्कुल। प्लस जो खड़े हुए भी, अभी जो बने हुए भी हैं, उनके लिए भी हमें कुछ जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि हम उन्हें रेट्रोफिटिंग के मेजर समझाएं कि कौन कौन से मैसनरी घर, अगर आपका है ईंटों का बना हुआ घर, तो उसमें ऐसे कौन से रेट्रोफिटिंग मेजर्स करें जिससे अब ये बिल्डिंग जो है आपकी आगे आने वाले 20 साल के लिए, 10 साल के लिए तैयार हो सके किसी 6 मैग्नीट्यूड या 6.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को झेलने के। और हमें वो समझाने के लिए जागरूकता, उन्हें रिटर्न मटेरियल देना, कुछ ऐसे बहुत जिसमें टेक्निकल चीज़ें ना हो, बहुत आसान शब्दों में अपने आप समझने वाला एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, जिससे हम गांव की जनता को या किसी टाउन के जनता को समझा सकें कि कैसे अपने घरों को आप दोबारा जो है उन्हें रेट्रोफिटिंग मेजर्स लेके सही कर सकते हैं, उनकी मरम्मत कर सकते हैं बेसिकली। यस सर। तो लास्टली हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ये एक एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, जैसे स्कूल में बच्चे हैं, तो एक अर्थक्वेक आया, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऊपर के फ्लोर पे हैं तो क्या करना चाहिए? सर, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, ये सारी ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। यस। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमें अपनानी है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आप जल्दी से भागकर कहीं खुली जगह में, मैदान में आ जाइए। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, अगर आप जल्दी से सीढ़ियों के नज़दीक हैं, अगर आप बाहर आ सकते हैं तो आइए, वरना कोई ऐसी चीज़ को जहां आप
उस जिससे आप पकड़ के खड़े हो सकते हैं उसे पकड़ कर खड़े रहिए। अगर आपके आसपास टेबल है नीचे या बेड है, अगर आप उसके नीचे छुप सकते हैं तो उसके नीचे छुप जाइए। छुपने के बाद किसी चीज़ को पकड़ के रखिए, क्योंकि भूकंप जो आता है वो 20-30 सेकंड का ही ड्यूरेशन होता है। अगर आपके पास इससे पहले निकलने का समय है तो आप निकल जाइए, अदरवाइज अगर आप टॉप फ्लोर्स पे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप कहीं नीचे पहुंच पाएंगे और 20-30 तो सेकंड में पूरी घटना हो जाएगी। तो जो ऊपर वाले हैं उनके लिए बेस्ट है ड्रॉप कवर होल्ड। ड्रॉप कवर होल्ड, मेज ढूंढो, मेज के नीचे छुप जाओ और किसी चीज को पकड़ के रखो। बेस्ट। यस। तो ये सब हम लोग घर में ट्रॉफी वॉफी लगा के रखते हैं। यस सर। और जैसे कई लोग ऑफिस में भी बैठते हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, तो जो बच्चे ट्रॉफी जीत के लाए हैं वो सब उनके पीछे लाइन में लगी होती हैं। तो अर्थक्वेक आएगा तो वो तो सब। यस सर। तो क्या उसका क्या इलाज है सर? इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी, जैसे इसे हम कहते हैं कि ये चलता फिरता जो लोड है, ठीक है, इसे हम लाइव लोड एक टर्म होती है, लाइव लोड कहते हैं इसे हम। चलता फिरता लोड। आप लोग इसमें ह्यूमर भी चलाते हैं? इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। अच्छा। ह्यूमंस आर काउंटेड एज लाइव लोड एक्चुअली। ओके। यस सर। तो इस लोड को ऐसा हमें करना है कि जैसे दीवार के पास हमारे को अलमीरा खड़ी है तो उसे हम एंकर कर दें। मतलब अगर भूकंप आए तो वो गिरे नहीं, उसे दीवार के साथ किसी तरीके से कोई एंकरेज बोल्ट अरेंजमेंट करके उसे दीवार के साथ परमानेंट कर दिया जाए। अगर ये ऐसे ही खड़ी रहेगी अलमारी तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितना सामान है तो वो भी एक लोड बन जाएगा। छत गिरे ना गिरे, अगर वो गिर गया तो उससे भी भले ही डैमेज होने की संभावना है। हमने सुना था कि शिलोंग में काफ़ी आते हैं। Yes, sir. तो एक साहब थे, वो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे काम करते थे, तो बताते थे जब अर्थक्वेक आता है तो उनका कंप्यूटर कभी यूं जाता है तो कभी यूं जाता था। बिल्कुल। तो इससे सब रिवेटिंग करके रख दिया जाए। चलिए, ग्रेट, नाइस टू टॉक टू यू विजय। मिस्टर विजय, वी वर टॉकिंग टू मिस्टर विजय लोकेश सिंह, जो एनडीएमए में सीस्मोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर बाय प्रोफेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू। थैंक यू।